हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय शेयरडम। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस चैनल पर थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर हम 4 वीडियो बना भी चुके हैं, जिससे कि हमारी लास्ट वाली जो वीडियो थी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वहाँ पर हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझा दिए थे आपको। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करेंगे उसकी कुछ एप्लीकेशंस की, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रयोग की, कि हम वहाँ पर हम उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेस होते हैं, और कौन से प्रोसेस होते हैं? 5 प्रोसेस होते हैं। आप लोगों ने भली भांति पढ़े हैं। जैसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं समतापीय प्रक्रम। दूसरा प्रोसेस है एडियोबैटिक प्रोसेस, जिसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा है आइसोचैरिक प्रोसेस, उसे कहते हैं यानी कि समआयतन प्रक्रम। चौथा प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। और जो हमारा लास्ट वाला है, यानी कि 5वें नंबर का प्रोसेस है, वो है साइक्लिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। दोस्तों, ये 5 प्रक्रम हैं। इन प्रक्रम में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे समझ सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। और दोस्तों, आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपनी सफलता निश्चित कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समतापीय प्रक्रम, ये होता क्या है? जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे गैस, आपको मैंने बता चुका हूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो किसे कहते हैं? गैस को कहते हैं, जो कि सिलेंडर के अंदर भरी जाती है। तो जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैस की स्टेट में चेंज, यानी कि परिवर्तन इस प्रकार से किया जाए कि गैस का टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो इस प्रकार के प्रोसेस को ही आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम इसको यहां समझ सकते हैं, हम क्या कह रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो हमने क्या रख दिया? ये टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि T इक्वल टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, तो इसका चेंज कितना होगा? 0, यानी कि इसमें चेंज नहीं होगा। तो कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब क्या करें हम? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें यहां पर, कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर फर्स्ट लॉ क्या है? dq इक्वल टू du प्लस dw। दोस्तों, dq इक्वल टू यहां पर हमने लिखा है कि du का मान mcv इंटू dt, और dw को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब दोस्तों, बात आती है इसकी कि mcv इंटू dt ये कहां से आ गया? du का मान। तो इसको यहां पर समझ लेते हैं। दोस्तों देखो, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो C इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, C इक्वल टू dq अपॉन m इंटू dt, यानी कि जो सिस्टम को दी गई हीट है, ठीक है, और उसका मास और इनटू उसका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, उन दोनों के रेशियो के इक्वल है। क्लियर है? यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू dq अपॉन m इंटू dt। तो दोस्तों, यहां से हमने क्या करा? dq की वैल्यू निकाली, dq इक्वल टू m और इंटू dt की मल्टीप्लाई c के साथ कर दी, तो ये हो गया mc इंटू dt। c क्या है? यहां पर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की। अब हम देखेंगे यहां पर, अब इसको चेंज करेंगे। हम मान रहे हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी, यदि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, P फॉर प्रेशर, तो dq इक्वल टू mc इंटू dt को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dq इक्वल टू mcp इंटू dt, यानी कि प्रेशर के लिए बात कर रहे हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो cp यानी कि स्पेसिफिक हीट cp हो जाएगा वहां पर, और m फॉर मास, ठीक है, और dt चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर देखेंगे सेकंड प्रोसेस हम क्या करें कि यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज कर लें। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? dq इक्वल टू du प्लस dw। dw की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है pdv, यानी कि dw इक्वल टू pdv। अब यहां पर du को ऐसे रहने दिया, dq को भी ऐसे रहने दिया। दोस्तों, हम यदि मान लें कि v इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है? वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो देन चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा, यानी कि dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम यहां पर dv की वैल्यू 0 रख दें,
तो ये तो टर्म हमारी पूरी जीरो हो गई। बची क्या हमारे पास, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, तो हमने लिख दिया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पर कि डी क्यू, देखो यहाँ पर समझ लें इसको कि डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एम सी पी इंटू डी टी। अब हम किसके रूप में लिख रहे हैं, वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको डी क्यू को डी यू के बराबर लिख दिया हमने, तो डी यू बराबर एम सी वी, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करिए कांस्टेंट, ऊपर प्रेशर की बात की थी तो पी लिखा, और यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वी लिखेंगे एम सी वी इंटू डी टी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डी यू का, इंटरनल एनर्जी का, जो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया स्पेसिफिक हीट में। तो दोस्तों यही वैल्यू हमने यहां पर लिखी है, देखो। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू एम सी वी इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू को ऐसे ही रहने दिया। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो डी टी का मान जो है वो जीरो है, तो हम लिख दिया बट डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो जहां भी डी टी है उसको हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर डी टी आ रहा है, इसको क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये पूरा टोटल टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। दोस्तों यही जो प्रोसेस है हमारा, इसी प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि अतः हम यह कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की दी गई, यानी कि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई हीट वर्क करने में खर्च हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जितनी भी हीट जाएगी वो हीट किए गए वर्क में खर्च हो जाएगी। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की। तो दोस्तों सेकंड प्रोसेस जो होता है वो लिखते रहे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, तो हम बात करेंगे किसकी, सेकंड प्रोसेस की। तो सेकंड प्रोसेस होगा एडियोबैटिक प्रोसेस, एडियोबैटिक प्रोसेस। दोस्तों इसको हम कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, हिंदी में रुद्रोष्म प्रक्रम। तो एडियोबैटिक प्रोसेस हम किसको कहेंगे कि जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे गैस की स्टेट में चेंज इस प्रकार से किया जाए कि गैस का, अब देखो यहां पर हमने जब बात की थी आइसोथर्मल की तो टेम्परेचर की बात की, और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, एडियोबैटिक यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम की। उष्मा न तो बाहर जा सकती है और न बाहर से अंदर, तो यानी कि बाहर उष्मा की बात कर रहे हैं तो उष्मा का मतलब हीट, तो यहां पर हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट दोस्तों, कि इस प्रकार से किया जाए चेंज कि हीट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडियोबैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो यहां भी क्या लिख देंगे हम, एडियोबैटिक प्रोसेस, एडियोबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है, अब इसको यहीं पर समझ सकते हैं कि हमने किसकी बात की, यहां पर कांस्टेंट क्या रखा हमने, हीट, तो टी की जगह क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे दोस्तों, या क्यू लिख देंगे, यहां पर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि क्यू हीट दे रहे हैं हम। तो चेंज हीट यानी कि डी क्यू हो जाएगी हमारे पास, तो डी क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लो हम लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो यहां पर जो डी क्यू है इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, देखो जीरो है तो जीरो लिख देंगे। क्लियर है, अब देखो इसके बाद जो जितनी भी कंडीशन है इसको हम सबको रफ कर देंगे क्योंकि यहां पर इसका यूज नहीं होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि डी डब्ल्यू। क्लियर है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब ये जो कंडीशन ये बता रही है हमने कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके एडियोबैटिक प्रोसेस को ये शो कर रही है। दोस्तों इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि एडियोबैटिक प्रोसेस के दौरान किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सपेंड करने में जो किया गया वर्क है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी के बराबर होता है। देखो माइनस है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। जो भी वर्क किया जा रहा है उस वर्क को करने में इंटरनल एनर्जी माइनस हो रही है। इस प्रकार से जैसे मान लिया हमारे पास कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसकी जो वॉल है वो कैसी है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ये वॉल नॉन कंडक्टिंग है इस प्रकार से। ठीक है, और अब यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस पिस्टन को हम क्या करें, एक्सपेंड करेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि गैस है यहाँ पर भरी हुई, और ये गैस क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी, इस प्रकार से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी। कब लगाएगी, अगर मान लिया कि इस पर कुछ वेट रखा हुआ है तो इस वेट को हम यहाँ से हटा दें, तो जब ये हल्की हो जाएगी पिस्टन तो गैस इसको ऊपर की ओर उठाने लगेगी, तो पिस्टन हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो था ये V1 था, तो एक्सपेंड होकर ये पिस्टन यहाँ पर पहुँच गई,
तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा कि क्या हो गई, पिस्टन एक्सपेंड हो गई, यानी कि जो सिस्टम है गैस ये क्या हो गई, ऊपर की ओर एक्सपेंड हो गई पिस्टन के साथ। क्लियर है। तो इस ऐसे प्रोसेस को ही हम कहते हैं एडियोबैटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान जो ये गैस यानी कि सिस्टम है, इसके द्वारा जो भी वर्क होगा, पिस्टन पे जो भी वर्क करेगी ये, वो वर्क इसकी इंटरनल एनर्जी में कमी के बराबर होगा, यानी कि du माइनस dw। क्लियर है, बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, ये प्रोसेस हमारा सेकंड प्रोसेस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। तो दोस्तों थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड प्रोसेस है आइसोचैरिक प्रोसेस। आइसोचैरिक प्रोसेस, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हम सम आयतनिक परिक्रम। क्या कहते हैं? सम आयतनिक परिक्रम। अब इसको देखो क्या कहेंगे हम, जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम जैसे गैस की स्टेट में चेंज इस प्रकार से किया जाए कि गैस का क्या रहे, गैस का, अब देखो यहां पर क्या वॉल्यूम, तो यहां आयतन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे। तो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। क्या रहे? गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोचैरिक प्रोसेस कहेंगे। आइसोचैरिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है। तो जब आइसोचैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो यहां पर हम V की बात करेंगे दोस्तों, Q की जगह, तो यहां पर V लिख देंगे, V इक्वल टू कांस्टेंट। तो V में क्या हो जाएगा यहाँ चेंज 9, यानी कि कितना हो जाएगा, dV इक्वल टू इज नॉट चेंज, मतलब dV इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करें। बिल्कुल सेम कंडीशन चल रही है जैसे कि हमने पीछे भी समझाया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, यहाँ पर होता है dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। कितना होता है? du प्लस dW के बराबर होगा। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, वो वॉल्यूम की कर रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम आना चाहिए। तो W को हम चेंज कर देंगे कि बट हमारे पास dW की जो वैल्यू होती है वो PdV होती है। हम लिख दें यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, dQ इज इक्वल टू du और प्लस dW का मान PdV। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास dV का जो मान है वो कितना है, 0 है। तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे। कितना मान रख देंगे, 0। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा, dQ इज इक्वल टू du। तो दोस्तों इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई, जो दी गई हीट है उसके बराबर हो गई। अब इससे क्या बात स्पष्ट हो रही है, इससे पता चल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आइसोचैरिक प्रोसेस के दौरान किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को दी गई जो हीट है, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को दी गई हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाती है। किस में खर्च हो जाती है, देखो इंटरनल एनर्जी में। किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है, du इंटरनल एनर्जी होती है। तो टोटल की टोटल हीट किस में खर्च हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाती है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके दौरान किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को हीट दी जाए और वो हीट पूरी की पूरी किस में चेंज हो जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाए, यानी कि उसमें खर्च हो जाए, तो वो प्रोसेस आपको बताना है। तो कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, वो है आइसोचैरिक प्रोसेस, सम आयतनिक परिक्रम। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी आपकी। ठीक, अब बात करते हैं प्रोसेस नंबर 4 की। तो दोस्तों प्रोसेस नंबर जो 4 है वो है आइसोबैरिक। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी बना देंगे, यहाँ पर CH को हटाकर बी बना दिया, तो कितना है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अब आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है समदाबीय परिक्रम। अब देखो ये क्या होगा कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम जैसे गैस की स्टेट में चेंज इस प्रकार से किया जाए कि गैस का, अब देखो यहां पर दाब की बात कर रहे हैं तो दाब लिखेंगे यानी कि प्रेशर, ठीक है, कि गैस का प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को यहां पर क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। सेम चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ V की जगह क्या लिख देंगे, हम P लिख देंगे भाई। ठीक है, कितना लिख देंगे, P, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो यहां पर कितना है, dV इज इक्वल टू 0। तो यहाँ चेंज प्रेशर में चेंज कितना होता है, dP इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज जो करेंगे, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो इसका मतलब dP अभी आना चाहिए, dP। तो dP क्या ऐसी कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से आ सकता है। तो देखो कैसे आएगा dP। अब
हम क्या करें, यहाँ पे इसको हटा दें, बाकी सबको रफ कर दें, केवल इसी को हमें चेंज करना है, फर्स्ट लॉ का यूज करना है। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं एम सी पी इंटू डी टी, स्पेसिफिक हीट ग्रुप में चेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं डी यू को एम सी वी आयतन के रूप में चेंज कर लेंगे, तो इंटू डी टी और प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान जो दी गई हीट है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो दी गई हीट है, वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी, किसको, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और उसके कार्य के अगेंस्ट, यानी कि दोनों के, जैसे फर्स्ट लॉ होता है ना हमारा, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का वही होता है जब आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। क्लियर है? तो जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कोई हीट देते हैं तो वो हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ पार्ट उसका और कुछ शेष जो पार्ट है उसके वर्क करने में खर्च हो जाए, इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है? आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है, लास्ट कौन सा प्रोसेस हमारा, साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस, ये 5 नंबर का प्रोसेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं, तो इन सब से क्या हो गया, ये चेंज, बिल्कुल। अब चेंज कैसे हो गया भाई, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को विभिन्न प्रोसेस से गुजारें, किससे गुजारें, विभिन्न प्रोसेस से, और वो विभिन्न प्रोसेस से गुजारते हुए उसको इनिशियल प्रोसेस में ले आए, यानी कि प्रारंभिक प्रोसेस में उसको ले आए। क्लियर है? दोबारा समझ लें कि जब हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को विभिन्न प्रोसेस से गुजारते हुए, ठीक है, उससे पास करते हुए उसकी प्रारंभिक स्टेट में अगर हम ले आते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, इसी को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, देखो कैसे समझेंगे इसको। जैसे मान लिया हमने साइक्लिक प्रोसेस की बात करी और ये प्रोसेस क्या विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। ठीक है, किससे गुजर रहा है, विभिन्न प्रोसेस से। अब विभिन्न प्रोसेस जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे मान लिया एक प्रोसेस ए है हमारे पास, एक प्रोसेस बी है और एक प्रोसेस सी है। हम इसको ए से बी में ले जाए, बी से सी में ले जाएं और सी को कहां पर ले आए, फिर से ए में। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को ही, ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, इसी को साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, इसको देखो कैसे समझ सकते हैं। मान लिया कोई हमारे पास सिलेंडर है, इस प्रकार से ये सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में हमने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर कुछ वेट रख दिया, ऐसा करके ये वेट रख दिया हमने, और जब हम इस पिस्टन पर वेट रखेंगे तो पिस्टन कहाँ चली जाएगी, नीचे की ओर, यानी कि इसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस भरी है। तो मान लिया पिस्टन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई पिस्टन। पहले जो स्टेट थी इसकी ए स्टेट है और इसको हमने बी तक ले गए, फिर इस पर थोड़ा सा और वेट बढ़ा दिया, थोड़ा सा और वेट बढ़ा दिया हमने, तो पिस्टन कहाँ आ गई, नीचे आ जाएगी और भी, और नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ गई, तो सी स्टेट में आ गई। अब हम क्या करें, इसको विभिन्न प्रोसेस से गुजारने, तो एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, तो एक प्रोसेस और ये सेकंड प्रोसेस। अब हमने क्या किया दोस्तों, वेट हटा दिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों।